नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 13 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को होगा परिणाम घोषित। मुख्यमंत्री ने जर्मनी को राइजिंग राजस्थान समिट का पार्टनर कंट्री बनने के लिए किया आमंत्रित। जर्मनी की कंपनियों के लिए राजस्थान एक विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने म्यूनिख के डॉयचेस म्यूजियम का किया दौरा। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय और डॉयचेस म्यूजियम के बीच आपसी सहयोग पर हुई चर्चा। भारत निर्वाचन आयोग ने आज राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 7 सीटों में दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, चौरासी, सलूंबर और रामगढ़ विधानसभा की सीट शामिल है। इन 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी उपचुनाव क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। वहीं राज्य में उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। By elections, we have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC. Where because of the festivities and some reason, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. उन विधानसभा उपचुनाव से संबंधित जो क्षेत्र है उनमें लागू हो जाती है। मैं एक बार ये क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि ये सबसे पहली उत्सुकता मीडिया में रहेगी कि जो आचार संहिता है वो कहाँ पे लागू। तो जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव के दौरान जो आचार संहिता है वो संपूर्ण जिले में जो संबंधित होता है उसमें लागू होती है। अब राजस्थान में थोड़ी स्थिति इस तरह से थी कि चुनाव का जिला जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट है और जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है वो अलग-अलग। इलेक्शन के पर्पस से जिसको हम इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वो दिक्कत और जो बाद में जिलों का पुनर्गठन किया गया और उसके कारण नए जिले बने तो वो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। आचार संहिता जो बचती है वो उन जो पुनर्गठन के बाद के जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स थे उन पे। राजस्थान में उपचुनाव वाली 7 सीटों में देवली उनियारा में सर्वाधिक 3,02,721 मतदाता हैं। वहीं 296 मतदान केंद्र और 11 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सलूंबर में कुल मतदाता 2,97,645 और 296 मतदान केंद्र और 6 सहायक मतदान केंद्र हैं। खींवसर में कुल मतदाता 2,86,041 और 264 मतदान केंद्र और 4 सहायक मतदान केंद्र हैं। वहीं चौरासी में 2,55,401 मतदाता और 244 मतदान केंद्र और 7 सहायक मतदान केंद्र हैं। उधर झुंझुनू में कुल मतदाताओं की संख्या 2,74,532 है। 249 मतदान केंद्र और 14 सहायक मतदान केंद्र हैं। रामगढ़ में कुल मतदाता 2,74,180 और 278 मतदान केंद्र और 6 सहायक मतदान केंद्र हैं। और दौसा में कुल मतदाता 2,46,012 और 235 मतदान केंद्र और 5 सहायक मतदान केंद्र हैं।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए यूरोप के निवेशकों और कंपनियों से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री श्री भुजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी के दौरे पर है। अपने दौरे की शुरुआत में प्रतिनिधिमंडल ने बवेरिया राज्य चांसलरी के प्रमुख और संघीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर फ्लोरियन हरमन के साथ म्यूनिख में मुलाकात की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जर्मनी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पार्टनर कंट्री बनने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र की तर्ज पर राजस्थान में जर्मन निवेशकों के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करने की भी पेशकश की। डॉक्टर हरमन से हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जर्मनी के बवेरिया राज्य और राजस्थान के बीच एक सिस्टर पार्टनरशिप स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें अक्षय ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने म्यूनिख स्थित डॉयचेस म्यूजियम का भी दौरा किया, जो 1903 में स्थापित एक प्रमुख विज्ञान और उद्योग संग्रहालय है। डॉयचेस म्यूजियम के दौरे में राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने डॉयचेस म्यूजियम और जयपुर के एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के बीच व्यापक सहयोग पर चर्चा की, जिसमें दोनों संग्रहालयों द्वारा संयुक्त प्रदर्शनियों का आयोजन, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देना, स्टेम के तहत अनुसंधान कार्यक्रमों में आपसी सहयोग, डॉयचेस संग्रहालय में राजस्थानी युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर पैदा करना और राजस्थान में अन्य ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना शामिल है। दोनों संग्रहालयों के बीच इस सहयोग का उद्देश्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। जयपुर का एल्बर्ट हॉल संग्रहालय अपनी इंडो सार्वजनिक वस्तुकला और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को व्यापक रूप से प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले म्यूनिख पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री भुजनलाल शर्मा और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल का राजस्थान एसोसिएशन जर्मनी के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान हुई बातचीत में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजस्थान मूल के लोगों से अपनी जन्मभूमि से संबंधों को मजबूत बनाने का आह्वान किया और उन्हें प्रदेश में व्यवसाय करने के लिए भी आमंत्रित किया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के कुछ स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के हाल ही के सिंगापुर दौरे से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए उचित माहौल बनाने में काफी मदद मिली है। सिंगापुर के इस दौरे में राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने वहां इन्वेस्टर रोड शो में भाग लिया और वैश्विक स्तर पर पहचान रखने वाली सिंगापुर की कई बड़ी कंपनियों से मुलाकात की। इनमें से कई कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने, राजस्थान में व्यापार के अवसरों की जानकारी लेने और प्रदेश में कारोबार करने के प्रति इच्छा जताई। इनमें से कुछ कंपनियों ने उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राठौड़ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से नीमराणा स्थित जापानी निवेश क्षेत्र की तर्ज पर सिंगापुर की कंपनियों के लिए एक विशेष निवेश या औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का भी अनुरोध किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि पिछले दिनों में मौसमी बीमारियों के प्रसार को देखते हुए चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारी और कार्मिक पूरी मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कार्मिक जीवन रक्षा के उद्देश्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मौसमी बीमारियों की रोकथाम में किसी स्तर पर लापरवाही नहीं हो। श्री खिमसर सोमवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश में मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्यकर्मी पूरी सजगता और सतर्कता के साथ कार्य करें। मौसमी बीमारियों से ग्रसित रोगियों को तुरंत प्रभाव से जांच और उपचार उपलब्ध करवाया जाए। किसी चिकित्सा संस्थान में मानव संसाधन की कमी है तो तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्यकर्मी नियोजित किए जाएं या वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य स्तर से अधिकारी सभी जिलों पर नजर बनाए रखें और मौसमी बीमारियों की स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग करें। समेकित बाल विकास सेवाओं के निदेशक श्री ओपी बुनकर ने बताया कि वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र 16 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगी। शेष गतिविधि पूर्व की भांति यथावत रहेंगी। निदेशक श्री बुनकर ने बताया कि विभागीय प्रावधानों के अनुसार शीतकाल के लिए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित रहता है, लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए विभागीय आदेश के तहत 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित थे। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।